बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। जब मेरी तलाश मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि अब मुझे सफ़र करना है खुद से खुद तक का, वो कहते अपने हाथों को देखने लगी थी या शायद कुछ तलाश करने लगी थी। बहुत जल्द मंजिल मिलेगी, अगर सच्चे जज्बे और नीयत होगी तो उन्होंने हिम्मत दिलाई थी। जी अब इजाज़त दें, ज़ेबी ने कहा। जाओ, अल्लाह की अमान, उन्होंने उसे देखते कहा था। जो लाही से निकल गई थी, उसकी पुश्त देखते उनकी मुस्कुराहट सिमटी थी। जाने क्यों उनका दिल उसे देखकर बहुत अफसुर्दा हुआ था। उन्हें लगता था अभी बहुत कुछ उस लड़की ने देखना है, समझना है और टूटना है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ये गिर जाए। उन्होंने बस उसे वो रस्सी पकड़ने में मदद की थी जो कभी उसे गिरने नहीं देगी। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। हल्के से वो उसे दुआ दे गई थी। वो इस घर से निकलने के बाद जल्द ही होटल के लिए निकली थी। अब उसे बहुत बेचैनी थी कि वो अल्लाह से अपना दर्द बांटना चाहती थी। वो जल्द ही कैब से होटल पहुंची और जब उसे अपने रूम में कदम रखा तो नाज़िश लीज़ा और डेविड को सर पकड़े पाया था। तुम लोग यहाँ, वो घबरा कर बोली। उसका हाथ खुद के दिल पर था, जैसे डर गई हो। उसकी बात सुनते वो तीनों चौंक गए थे। सबसे पहले नाज़िश उसके करीब गई और गुस्से से बोली थी, तुम कहाँ थी? जानती हो तुम कितना परेशान थे? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ ज़ेबी? क्यों परेशान कर रही हो सबको? क्यों नहीं पीछे छोड़ देती उस शम्मस का? जानती हो तुम्हारे इस पार्सल की वजह से उसने कितनी इंसल्ट की है हमारी। क्या कुछ नहीं कहा? नहीं, मगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम तो बहरी बनी हो, या शायद उसकी बातें सुन के भी अनसुना कर देती हो। हम कल वापस जा रहे हैं, समझ आई? बस बहुत हुआ ये फालतू का खेल, अब खत्म करो, वरना याद रखना मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। ज़ेबी गुस्से से जो मुंह में आया था वो बोलती चली गई और आखिर में जोर से दरवाज़ा बंद करती रूम से ही चली गई थी। ज़ेबी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो भी बेयकीन थी कि ये उसकी नाजिश थी। क्या वाकई वो नाजिश थी जो इस तरह उसे दोस्ती ख़त्म करने का बोल गई थी? वो आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। उसकी बातें सुनकर वो तड़प गई थी और उसके गाल। डेविड और लीजा उसके पास आए थे। ज़ेबी यार सुनो, वो जब से परेशान थी, और फिर वो शम्मस है ना, उसने तुम्हें इतना कुछ कहा तो वो गुस्से में ऐसा रिएक्ट कर गई। प्लीज़ मैं समझाऊंगा उसे, तुम परेशान नहीं हो। डेविड ने उसके आंसू साफ किए थे। प्लीज़, वो पागल है, ऐसे बोल गई ज़ेबी। जब तेज़ रोना शुरू कर गई तो लीजा ने उसे अपने साथ लगाते कहा था, मैं पार्क गई थी वॉक पर, फिर वहाँ एक आंटी को चोट लग गई थी तो उन्हें उनके घर छोड़ने में देर हो गई। पर वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है लीजा? मैं मोहब्बत करती हूँ शाइन से, वो चाहे करे ना करे, मगर मेरी फीलिंग्स मुझे तकलीफ़ दे रही हैं। मेरी वजह से तुम लोग भी परेशान हो रहे हो। चले जाओ, मैं खुद ही शाइन को मना लूँगी। जाओ तुम सब, ज़ेबी ने रोते हुए कहा था। अरे यार वो गुस्सा है ज़ेबी बस, और जो तुम मोबाइल नहीं लेकर गई थी इस वजह से परेशान है। समझो हम सब परेशान थे। फिर जब तुम नहीं आई तो परेशानी में उसके ऑफिस चले गए। वहाँ उसने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो गई। प्लीज़ समझो, हम इस वक्त ठीक है, जाओ इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो लीजा। उसने अपने आंसू साफ करते लीजा से कहा था जो उसे कंधे से पकड़े खड़ी थी। वो सर हिलाते हुए चले गए। उनके जाते ही वो बैठ गई थी। फिर से आंसू बहने लगे थे। या खुदा प्लीज़ मुझे सब्र दे, मेरी ज़ात को किरची किरची ना होने दे। शाइन के अल्फाज और लहजा मुझे रोज़ बिखेरता है। मैं बहुत मुश्किल से खुद को समेट कर फिर से वहाँ जाती हूँ, मगर वो फिर से मुझे तोड़ देते हैं। उसने रोते हुए कहा था। वह वाकई बहुत बिखर रही थी। एकदम उसके ज़हन में कुछ क्लिक हुआ था। वो अपने आंसू साफ करती कबर्ड की तरफ बढ़ी जहाँ एक शॉपिंग बैग पड़ा था। ये वही शॉपिंग बैग था जो उन्हें दुकान से तोहफे में मिला था। इसने वो ड्रेस निकाला और वॉशरूम में बंद हो गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो इस ड्रेस में मलबूस थी। ब्लैक कलर के कैपरी सूट में मलबूस बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी ग्रीन सुर्ख आंखें, सुर्ख नाक और सुर्ख गाल जो रोने से हो रहे थे उसे और हसीन बना रहे थे। एक पल को वो भी खुद को इस ड्रेस में देखकर हैरान हुई थी। ये उसने पहली बार पहना था। उसने बेड पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाया और उसे अपने सर पर लिया। और काफ़ी मेहनत के बाद और 6 पिन्ने लगाने के बाद नमाज की तरह दुपट्टा बांध पाई थी। फिर कुछ सोचती कमरे में जाए नमाज तलाश की जो कि नहीं मिली। फिर उसने मैनेजमेंट को कॉल करके नमाज लाने का कहा था, जो 5 मिनट के इंतज़ार के बाद उसे वेटर दे गया। उसने नमाज बिछाई मगर एकदम रुक गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे याद आया कि वो पूरे साल के बाद अब नमाज पर खड़ी हुई थी। बेख्तियार उसे अपने आप से शर्मिंदगी का एहसास हुआ। क्या वाकई वो मुस्लिम है जिसने नमाज सिर्फ चंद दफ़ा ही अदा की है, वो भी अपनी
मॉम का गाउन पहनकर जो वो नमाज में इस्तेमाल करती थी, उसने अपने आंसू कुछ देर में साफ किए और नमाज अदा करने लगी। ज़ोहर का वक्त तो उसने नियत की और नमाज शुरू कर दी। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी, इसका दिल कर रहा था कि धाड़े मार कर रोए। आज से पहले उसे ऐसा एहसास नहीं हुआ था जो आज हो रहा था। शायद वो आज दिल से नमाज अदा कर रही थी, या शायद आज दिल से खुदा की राह पर चलना चाहती थी। पूरी नमाज में रोने की वजह से उसकी हिचकी बन गई थी। सलाम के बाद जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्फाज निकलने से इनकारी हो गए थे और वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए बलक बलक कर रो दी। इसका दिल कर रहा था चीख चीख कर कहे कि अल्लाह, जिस नमाज में जो लुत्फ़ मुझे महसूस हुआ है कभी नहीं हुआ, जो इत्मीनान महसूस हुआ है कभी नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को पुरसुकून कर रहा है, या वो अपनी माँ के सामने बैठी रो रही है और बता रही है कि मुझे जो सुकून चाहिए था वो भी कुछ हासिल हुआ है, मेरी बेचैनी कम हुई है। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं हमेशा ही आपकी नाफरमानी करती रही, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी दिल से सजदा नहीं किया, और आज शायद मेरा दिल किया है कि आपसे अपने दिल का हाल बताऊं। या अल्लाह मुझे सुकून चाहिए, मुझे शाइन चाहिए, मेरा दिल बेचैन है, मैं तड़प रही हूँ इसकी उसकी ख्वाहिश में। सब कह रहे हैं कि आप सबकी दुआएं कबूल करते हैं, मेरी भी करें, मुझे मेरा शाइन दे दें, वो मेरा नसीब हो। आपके पास आगे मुझे जो सुकून और राहत महसूस हुई है, मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं की। मुझे सुकून दे दें, सब्र दे दें। वो रोते हुए अपने लिए दुआ मांग रही थी, वो तड़प कर रोते अपने इश्क के मजाजी को मांग रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि शायद जब तक इश्क हकीकी मुकम्मल नहीं करेगी, उसे नहीं जानेगी, तो अपना इश्क मजाजी कैसे हासिल करेगी। और वक्त उसे बहुत जल्द से आशना करवाने वाला था, उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। काफ़ी देर रोकर अपना दिल का हाल अल्लाह को बताती रही थी। जब दिल कुछ हल्का हुआ तो और दिल में कुछ सुकून पाया तो अपने आंसू साफ करती जाए, नमाज से उठी जाए। नमाज कबर्ड में रखकर वो बेड की तरफ चली गई थी। क्या उन्हें मेरा गिफ्ट देना इतना बुरा लगा है? मेरे बारे में गलत बातें कर गए, मुझे उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मेरा इरादा उन्हें तकलीफ देने का नहीं था। अल्लाह तो जानता है ना, मैं सिर्फ माफ़ी चाहती थी, उनकी नाराज़गी दूर करना चाहती थी। उसकी आंखें एक बार फिर नम हुई थी। वही हर बार कही बात फिर से वो कहने लगी थी। अभी कुछ और सोचती कि उसके रूम का दरवाज़ा लॉक हुआ था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और दरवाज़ा खोला, जहाँ कोई वेटर खड़ा था। जी, जेबी ने सवालिया अंदाज में पूछा। जी मैम, आपसे कोई मिलने आया है, नीचे टेबल नंबर 16 पर आपका वेट कर रही हैं, आप उनसे मिल लें। और कहता चला गया, जबकि उसके माथे पर बल पड़े थे। कौन हो सकता है सोचते उसने नीचे जाने का सोचा और नीचे उतर गई थी। सर पर अब भी नमाज के स्टाइल में ही दुपट्टा था, जो कि ढीला और टेढ़ा बंधा था, मगर वो वैसे ही नीचे चली गई जहाँ कोई उसका मुंतजिर था। कौन थी वो किलर ब्यूटी? मीर मुसलसल ही उस परी चेहरे को सोचे जा रहा था। उसने मीटिंग भी इस तरह अटेंड की थी जाने कि उसका दिल अलग ले में धड़का था। एक मुलाकात करनी पड़ेगी मिस किलर ब्यूटी आपसे। ख्यालों में इस चेहरे से कहता वो अपनी सीट की पुश से टेक लगा गया था। वो कोई दिल फेंक इंसान नहीं था, बस उसे कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई थी जिस तरह वो किलर ब्यूटी उसके हवासों पर सवार थी। फिज़ा कहाँ है? वो भी घर आया था, मगर फिज़ा को रूम में ना पाकर वो फ़ौरन नीचे आया और मुलाजमा से पूछा। उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था और अजीब से ख्यालात उसे परेशान कर रहे थे, जैसे फिज़ा उसे छोड़कर चली गई हो, या कहीं वो हवेली ना चली गई हो। बीबी जी कहीं बाहर गई हैं, बोल रही थी जल्दी आ जाएंगी। मुलाजमा ने सर झुकाकर बताया और चली गई। इसकी बात सुनकर शम्मस ने गहरा सांस लिया था। उफ, मैं तो डर ही गया था। जानता हूँ तुम नाराज़ नहीं हो, तुम अपने शम्मस पर आंख बंद करके भरोसा करती हो। वो खुद से बड़बड़ाता सोफे पर सर टिकाकर बैठ गया था। फिज़ा का इंतज़ार करने लगा। तुम क्या करने वाली हो? अकमल ने उससे पूछा था, जो बेजार सी बैठी थी। बहुत जल्द तुम्हारे पास आने की तैयारी कर रही हूँ, तुम भी जल्दी से आगे के प्लान को सेट करो, क्योंकि मैंने पूरा प्लान रेडी कर लिया है। देखना, वो लड़की शम्मस के लिए मुझे उससे डिवोर्स दिलवाएगी। वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। फिज़ा, जो करना है प्लीज़ जल्दी करो, क्योंकि तुम जानती हो मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अकमल ने कहते फिज़ा का हाथ थाम कर अपनी जानिब खींचा था, जिससे वो कटी डोर की तरह अकमल पर गिरी थी। इस तरह गिरने से उसके बाल चेहरे पर आ गए थे, जिसे अकमल ने मोहब्बत से पीछे किया था। फिज़ा भी अकमल की आंखों में देख रही थी। वो झुका तो फिज़ा आंखें बंद कर गई थी और उसके लम्स को महसूस करने लगी। थोड़ी देर के बाद अकमल ने उसे आज़ादी बख्शी तो वो गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी थी।
अभी अकमल कोई और भी उसके साथ गुस्ताखी करता कि फिज़ा ने अपना चेहरा मोड़ा। अकमल ने गंभीर लहजे में पूछा था, क्या हुआ अकमल? मुझे जाना है इस वक्त, मगर मैं शाम में तुम्हारे पास आऊँगी। ये कहते वो उसका हिसार तोड़ गई थी। अकमल बदमज़ा हुआ और बोला, यार मूड ख़राब कर रही हो अकमल, समझो मुझे उस लड़की से मिलना है, वरना शम्स कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिज़ा झुंझलाई थी। ओके कहता वो रूम से चला गया। फिज़ा जानती थी वो नाराज़ हो गया है, पर वो शाम में मनाने का इरादा करती निकल गई। वो जब होटल के फूड एरिया में दाखिल हुई तो उसने एक वेटर को रोककर टेबल नंबर 16 का पूछा। धर्ष जानिब बढ़ गई। वो जो भी थी कोई लड़की थी। ज़ेबी उसकी बैक साइड देख सकती थी। वो हाफ बैकलेस ब्लाउज पहने थी। वह जब इस तरफ से घूमकर सामने की जानिब आई तो चेहरा वाज़ेह हुआ और ज़ेबी तो साकत ही रह गई थी। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इस तरह इससे मिलने आएगी। ज़ेबी ने अपने सूखे लबों पर ज़बान फेरी और उसके सामने की कुर्सी खींचकर बैठ गई, जहां वो औरत अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। किसी के सामने बैठने पर वो चौंकी और जब नज़रें ज़ेबी की तरफ उठी तो एक पल के लिए फिज़ा साकत हो गई थी। उसकी आंखें ठहर सी गई थी। उस परी चेहरे पर जो दुपट्टे के हाले में और दमक रहा था। रोई रोई सुर्ख आंखें, गुलाबी कटावदार भरे लब, गुलाबी गाल। वो वाकई बहुत हसीन थी। फिज़ा के दिल में आया कि क्या वाकई कोई इस कदर हसीन भी हो सकता है बिना किसी बनाव सिंगार के। खैर वो खुद को कंपोज करती अपना इरादा बदल गई और दिल ही दिल में कमीनी सी हंसी हंसी थी। फिर कुछ सोचकर अपना गला खंगारने लगी थी, जैसे ज़ेबी को मुतवज्जे करना चाह रही हो। मगर वो बेचारी तो पहले ही पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे थी और सवालिया अंदाज में उसे तक रही थी। मैं कौन हूँ शायद तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिज़ा ने ठंडे लहजे में कहा, जिस पर वो सर इस बात में हिला गई। तो अब मैं मुद्दे की बात पर आती हूँ। फिज़ा ने अपने सामने मौजूद कॉफ़ी का कप लबों से लगाया। ज़ेबी ने अब भी अपने लब बंद रखे थे, बस आंखों से सवालिया इशारा किया, जिस पर फिज़ा अजीब अंदाज में मुस्कुराई थी। तुम शम्स से मोहब्बत करती हो, राइट? फिज़ा का अंदाज सवालिया था, जिस पर ज़ेबी ने अपनी नज़रें किसी मुजरिम की तरह झुका दी। प्लीज़। पल में आंखें फिर से नम हुई थी। तुम शम्स को क्यों परेशान कर रही हो? जानती हो वो तुम जैसी लड़कियों से बात तक नहीं करता, तो मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। तुम जैसी लड़कियों को हमारे माशरे में एक आवारा, बदचलन और नीच जात की लड़की कहा जाता है। तुम तो चेहरे से बहुत खूबसूरत और समझदार लगती हो, फिर क्यों शम्स के पीछे हो? हमारी ज़िंदगी से चली जाओ। मुझे लगता है तुम्हारी माँ भी ऐसी होगी, दूसरी औरतों के शोहरों पर नज़रें रखने वाली, इसलिए तुम भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही हो और मेरे शोहर पर नज़रें जमाए बैठी हो। मगर बीबी वो तुम्हें कभी देखेगा भी नहीं। अपना वक्त ज़ाया ना करो और वापस चली जाओ। तुम जैसी औरतें वही अच्छी लगती हैं, जो एक रात एक मर्द के साथ तो सुबह दूसरे मर्द। अभी कुछ और भी कहती है ज़ेबी, जो अहानत और गुस्से के एहसास से गिरी थी और फिज़ा लफ्ज़ों के तीरों से उसकी रूह को ज़ख्मी कर रही थी। फिज़ा का हाथ, ज़ेबी का हाथ उठा और फिज़ा का गाल दहका गया था। फिज़ा के अपने चेहरे पर हाथ रखे बेयकीनी से ज़ेबी को देख रही थी, जो आंखों में कहर लिए फिज़ा को घूर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो फिज़ा के साथ क्या कर जाए, जो एक औरत होकर दूसरी औरत पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रही थी। शर्म नहीं आती आपको? एक औरत होकर कैसी कैसी बातें कर रही हैं? कम से कम खुद के एक औरत होने का ही लिहाज कर लें। मैं जैसी भी हूँ एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से हूँ, एक खानज़ादी हूँ। खान कभी भी इज़्ज़तों के सौदे नहीं करते, समझी? मुझे कोई शर्म नहीं ये कहने में कि हाँ मैं आपके शौहर से मोहब्बत करती हूँ, बल्कि मोहब्बत छोटा लफ्ज़ है। मुझे शम्स से इश्क है और मेरा इश्क चाहे मुझे हासिल हो या ला हासिल रहे, मगर मेरी मोहब्बत पाक है। मुझे बस उनकी आंखों में अपने लिए नरमी देखनी है, उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़ना है, समझी? चाहे आप चाहें या नहीं चाहें, मैं शम्स की ज़िंदगी में दाखिल होकर दिखाऊंगी, क्योंकि ही इज़ माइन। वो पहले गुस्से और तेज से कहती, आखिर में उसका लहजा ठंडा ठाड़ था। उसका चेहरा अब भी सुर्ख हो रहा था और आंखें नम थी, जो अपनी मोहब्बत की पाकीज़गी पर इल्ज़ाम और ख़ुद की इज़्ज़त पर तोहमत लगाने की वजह से था। उसका वजूद कांप गया था धारने पर। आसपास के लोग भी तमाशाई बने थे और देख रहे थे, तो कुछ वीडियो बना रहे थे, मगर उसे फिक्र नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गलत ना कर जाए। आंसू आंखों से बहने लगे थे। वो खुद को कमज़ोर फील कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? यू बिच, आई विल किल यू। उससे मैं फिज़ा ज़ेबी की कई बातें फनकारी थी। ओह प्लीज़, अगर आप मेरी ज़ात पर, मेरी मोहब्बत पर तोहमत ना लगाती तो मैं ये हरकत कभी ना करती, क्योंकि मैं जानती हूँ बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। आपकी तरह नहीं हूँ मैं। एंड प्लीज़ सॉरी, गुस्से की वजह से मुझसे ऐसा हो गया। ज़ेबी की आंखों में आंसू आ गए थे, जो कुछ ही देर में गालों पर बह गए। उसे अब बुरा लग रहा था कि उसे फिज़ा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
इसलिए आखिर में सॉरी कर गई थी और अब 2 कदम पीछे हुई थी और मूर्ति वहाँ से निकल गई। उसका रुख कमरे की तरफ था। उसे अपने फेल पर गुस्सा आ रहा था। वो सही थी, वो जानती थी, मगर शम्स का सोच कर डर रही थी। अगर शम्स को मालूम हुआ तो वो और ज़्यादा नफरत करेंगे मुझसे। यही सोचती वो कॉरिडोर से गुजरती चली गई। पीछे फ़िज़ा का हाल ऐसा था जैसा वो अभी जेबी को आग लगा दे। अब देखना ये फ़िज़ा क्या करती है तुम्हारे लिए। शम्स के दिल में वो नफ़रत, वो गुस्सा भर दूंगी तो, मगर कभी उसकी ज़िंदगी में आई भी तो वो तुम्हें नफ़रत के सिवा कुछ नहीं देगा। ये वो गुस्से से खुद से फनकारी थी। आसपास के लोग अब भी उसे ही देख रहे थे। वो उन सब पर एक गुस्से भरी नज़र डाल कर निकल गई। जा रही है दोस्तों। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।